वेलकम क्लास। मेरा नाम भूपेंद्र है। आज हम बात करेंगे आर्ट एंड कल्चर की। इससे पहले हमारी 2 क्लासेस हो चुकी हैं जिनमें हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन को डिस्कस किया था। सेकंड क्लास में हमने डिस्कस किया था मॉडर्न आर्ट एंड कल्चर्स को। ये हमारी थर्ड क्लास है जिसमें हम डिस्कस करेंगे गुप्ता आर्ट एंड कल्चर को। गुप्ता के टाइम पीरियड पे क्या सिनेरियो रहा, किस तरीके से हमारी चीज़ें काम करती रहीं, इन सब चीज़ों को हमने देखेंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा एक थोड़ा छोटा सा रिवीजन हो जाए। रिवीजन किस चीज़ का हो जाए कि लास्ट क्लासेस में हमने क्या क्या कवर कर लिया है वो एक बार देख लिया जाए। ठीक है, ठीक। तो बेसिकली मैंने फर्स्ट क्लास में आपको पूरा सिलेबस बताया था, हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो हमने आर्ट एंड कल्चर सिविलाइजेशन, ये इंडस वैली का कर लिया है, हड़प्पन सिविलाइजेशन कर लिया, मॉडर्न कर लिया है, बुद्धिस्ट आर्ट एंड आर्किटेक्चर, गांधार, मथुरा, अमरावती विहार, चैत्य स्तूप, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री और जैन आर्ट एंड कल्चर्स। ये टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। आज हम जो कवर करेंगे वो गुप्ता आर्ट एंड कल्चर को करेंगे। देन हम कवर करेंगे संगम लिटरेचर को। उसमें हम बात करेंगे पल्लवाज आर्ट एंड कल्चर और चोलाज की बात करेंगे। ठीक है, टेम्पल आर्किटेक्चर्स हम कवर करेंगे। हालांकि कुछ कवर हो गए हैं, कुछ हमें गुप्ताज के टाइम पर एविडेंट देखने को मिलते हैं, वो हम आज की क्लास में कवर करेंगे। इंडियन पेंटिंग्स हम लगातार करते जा रहे हैं कवर, तो वो हमने देखा है। बेसिकली हमने इंडियन आर्ट एंड कल्चर को हमने 3 मेजर हेडिंग्स में डिवाइड किया था, एंशिएंट में, मेडिवल में और मॉडर्न में। एंशिएंट में हमने हड़प्पन आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न आर्ट एंड कल्चर, पोस्ट मॉडर्न आर्ट एंड कल्चर, गुप्ता पीरियड्स और साउथ इंडियन आर्ट्स में कवर करेंगे। मेडिवल में हम दिल्ली सल्तनत और मुगल आर्ट्स को कवर करेंगे। मॉडर्न में हम इंडो और न्यू रोमन्स कवर करेंगे। ठीक है, हड़प्पन में हमने देखा था कि उनकी टाउन प्लानिंग कैसी थी। टाउन प्लानिंग पूरी रेक्टेंगुलर शेप में हुआ करती थी, ग्रिड पैटर्न्स हमको देखने को मिलते थे। उनके हर रोड्स, हर नाली 90 डिग्री पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती थी। ठीक है, 3 मेजर बिल्डिंग्स देखने को मिली हैं। एक तो हाउसेस मिलते हैं हमको देखने को, पब्लिक बिल्डिंग्स मिलती हैं और पब्लिक बाथ देखने को मिलता है। ठीक है, हड़प्पन्स बर्न्ड ब्रिक्स का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, उनकी टाउन प्लानिंग कैसी थी? साइटेडल बेस्ड थी, यानी एक रेज प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर रूलिंग क्लास या कह सकते हो कि जो पावरफुल लोग हुआ करते थे वो रहा करते थे। यहीं पर हमारी ग्रेनरीज हुआ करती थी। लोअर साइड्स पर कॉमन पीपल हुआ करते थे। मोस्टली आपको देखने को मिलेगा कुछ शहर आपको बाउंड्री वॉल से कवर मिलेंगे, बाकी मोस्टली आपको ओपन देखने को मिलते थे। मोस्टली रिवर के किनारे बसी होती थी, तो समय समय पर यहाँ पर फ्लडिंग होती रहती थी। ठीक है, मोहनजोदारो हमारा खास है क्योंकि मोहनजोदारो में हमको सबसे बड़ा शहर है। यहाँ पर आपको ग्रेट बाथ देखने को मिल जाएगा, ग्रेट ग्रेनरीज देखने को मिलती रही। ठीक है, ये नालियों की बात करें तो उनका हाइजीन सिस्टम और सैनिटाइजेशन सिस्टम काफ़ी एडवांस पैटर्न का था। सभी घर एक दूसरे से नालियों से कनेक्ट हुआ करते थे। ठीक है, ग्रेनरीज हमको कहाँ मिलती है? मोहनजोदारो में देखने को मिलती है, तो याद रख लेना, कई बार हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमको देखने को मिलती है। यहाँ पर हम क्या करते थे? फूड अपना स्टोर करते थे। हड़प्पन के स्कल्पचर की बात करें तो आपको सील, ब्रॉन्ज और पॉटरीज देखने को मिलती थी। सील्स में आपको प्रोमिनेंट देखने को मिलती है शिवा पशुपति सील्स, आपको राइनो सील्स देखने को मिलती है, एलिफेंट सील देखने को मिलती है, बुल सील देखने को मिलती है। इस तरह की सील्स आपको देखने को मिलती थी। पशुपति सील्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी कवर की जाती है, तो इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्कल्पचर्स में बात करें तो हमें ब्रॉन्ज के ज़्यादा स्टैचू मिलते हैं, ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं इन कंपैरिजन टू टेराकोटा। टेराकोटा भी मिलते हैं लेकिन कम मिलते हैं। ठीक है, लॉस्ट वैक्स टेक्निक का ये लोग इस्तेमाल करते थे। ठीक है, डांसिंग गर्ल हमको देखने को मिलती है, जो जिसको देखकर हम विमेंस की पोजीशन के बारे में काफ़ी कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं। मोस्टली यूज आइटम्स जो उनका होता था वो टेराकोटा होता था, इसी से उनके पॉट्स बनते थे, पॉटरीज बनती थी और खिलौने बनते थे। ज़्यादातर चीज़ें वो इसी की बनाया करते थे। ठीक है, जो आजकल प्लास्टिक की बनती हैं। मदर गॉडेस का फिगर देखने को मिलता है, इन्हें हम मानते थे फर्टिलिटी और प्रॉस्पेरिटी की देवी माना जाता था। ये कहाँ देखने को मिलती है? मोहनजोदारो में देखने को मिलती हैं। ठीक है, एक बियर्ड प्रिस्ट देखने को मिलता था और टॉर्सो हमको देखने को मिला है। पॉटरी की बात करें तो पॉटरी रेड एंड ग्रे वेयर की देखने को मिलती है। पॉटर व्हील्स द्वारा बनी हुई देखने को मिलती है, रेड एंड ब्लैक। ठीक है, हमको पॉटरी कैसे देखने को मिलती है? रेड एंड ब्लैक मोस्टली देखने को मिलती है। ठीक है, आपको ऑर्नामेंट्स देखने को मिल जाएंगे।
और इनकी एक बीड मेकिंग फैक्ट्रीज है, यहाँ पे ये फैक्ट्रीज में ऑर्नामेंट्स बनते हैं। वो कहाँ मिली है हमें? चौहद्रों में और लोथल में देखने को मिली है। मॉडर्न आर्ट एंड कल्चर्स की बात करें तो ये हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, कोर्ट आर्ट्स और पॉपुलर आर्ट्स में। कोर्ट आर्ट में पैलेसेस, पिलर्स, एडिक्ट्स और स्टूपा देखने को मिलते हैं। पॉपुलर आर्ट्स में हमको केव्स देखने को मिलती हैं, अजंता एलोरा के केव्स आपको देखने को मिलेंगे, और भी बुद्धिस्ट के लिए केव्स दी गई, आजीविका सेक्ट को केव्स दी गई, वो देखने को मिलती हैं। स्कल्पचर्स देखने को मिलेगा और पॉटरी देखने को मिलेगी। पैलेसेस मोस्टली क्या करते थे? वुड का इस्तेमाल करते थे, ठीक है, मोस्ट वुड का इस्तेमाल किया जाता था, ब्रिक्स का कम ही इस्तेमाल किया जाता था, फाउंडेशंस में इस्तेमाल होता था। पिलर्स से बात करें तो पिलर एक अशोका के टाइम का एक सिग्निफिकेंट देखने को मिलते हैं। पिलर्स में हमको साफ्ट देखने को मिलता है, अबेकस देखने को मिलता है, कैपिटल देखने को मिलता है, ठीक है, तो ये चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। इनका जो अप्रोक्स वजन लगभग 70 से 80 टन एक पिलर का माना गया है ना। कहाँ देखने को मिलती हैं? लौरिया नंदगढ़ पिलर देखने को मिलता है चंपारण में, सारनाथ पिलर आपको वाराणसी में देखने को मिलेगा, और ऐसे कई सारे पिलर देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये नेशनल एम्बलम हमारा लिया गया है, कौन से पिलर से लिया गया है? सारनाथ पिलर से लिया गया है, ध्यान रखना कहाँ से लिया गया है? सारनाथ पिलर से लिया गया है। यहाँ पे 4 एनिमल आपको देखने को मिलेंगे, कौन कौन से? हॉर्स, एलिफेंट, बुल, लायन। ये चारों ही कहाँ से लिए गए हैं? बुद्धा से लिए गए हैं, बुद्ध के जीवन काल से लिए गए हैं बेसिकली, ठीक है। कहाँ का क्या क्या है ये डिटेल में मैं पढ़ा रखा हूँ, देख लेना एक बार, ठीक है। ठीक है, इसी पर कैपिटल है, मतलब ये जो एरिया में बताया था, ये यहाँ से हमारा चक्र लिया गया है, जिसको हम क्या बोलते हैं? धम्म चक्र, ठीक है। यहीं से हमारा व्हील ऑफ लॉ लिया गया है, धर्म चक्र, जो का हमको नेशनल फ्लैग में देखने को मिलेगा, ठीक। फैक्ट्स की बात करें तो हाँ, कुछ हमारे पिलर्स हैं जो रीलोकेट किए गए थे बाय द फिरोज शाह तुगलक। कई सारे मुगल एम्पायर द्वारा रीलोकेट किए गए थे। मोस्टली में हमको देखने को मिलता है कि जो इनके जो एनिमल्स हैं ये हटा दिए गए, ठीक है, ये चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। स्टूपास की बात करें तो स्टूपास एज ए माउंट, वरियल माउंट्स देखने को मिलते हैं हमें वैदिक पीरियड में। लेटर ऑन इनको इस्तेमाल किया जाता है फॉर द लिविंग और प्रेयर्स, वर्शिप, ठीक है। तो ये इस तरीके से इस्तेमाल होना शुरू हो जाते हैं। लिविंग को बोलते थे चैत्य, और वर्शिप को बोलते थे वर्शिप को बोलते थे हम चैत्य, और लिविंग को बोलते थे विहार, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से क्लासिफिकेशन हमको देखने को मिलता है, ठीक है। ये स्तूपास है, स्तूपास के चारों ओर रेलिंग है, यहाँ पे आपको मीनार्स देखने को मिलेंगे जिन्हें हम तोरान बोलेंगे। मेन गेट है, ठीक है, और सबसे ऊपर हमको छत्र देखने को मिलेगा, उसका जो डंडा है उसे यष्टि बोलते हैं, उसके ऊपर जो प्लेटफॉर्म है इसको हर्मिका बोलते हैं, ये अंडाकार को हम बोलते हैं डोम, ठीक है। ये पूरा हमको देखने को मिलता है। अशोक द्वारा एडिक्ट्स लगाए गए थे, कुछ पत्थरों पर लिखा गया था, और वो पत्थर जगह जगह पर स्प्रेड किए गए थे। तो रॉक्स हमको 2 पार्ट्स में देखने को मिल जाएंगे, रॉक्स, माइनर रॉक्स और मेजर रॉक एडिक्ट्स। ऐसे पिलर आपको देखने को मिलेंगे, माइनर पिलर और मेजर पिलर। माइनर रॉक एडिक्ट्स की बात करें तो ये 17 लोकेशंस पर हमको देखने को मिले। कौन कौन सी लोकेशंस हैं ये मैंने दे रखी हैं, चाहो तो बाद में देख लेना, लास्ट क्लास में देख लेना, रिकॉर्डेड डला हुआ है, ठीक है। 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स देखने को मिलती हैं, 10 लोकेशन पर पाई गई हैं। कहाँ कहाँ हैं ये डिटेल में दे रखा है। कौन सी लैंग्वेज मोस्टली इस्तेमाल होती थी? प्राकृत लैंग्वेज और ब्राह्मी लैंग्वेज ज़्यादातर इस्तेमाल होती थी। हालांकि आपको ग्रीक, अरेमिक और संस्कृत में भी ये रॉक एडिक्ट्स और पिलर्स देखने को मिल जाएंगे। ये पूरा एरिया था जिस पर अशोक राज कर रहे थे। केव्स आर्किटेक्ट में बात करें तो केव्स में मोस्टली पॉलिश्ड केव्स हुआ करती थी, जैन और बुद्धिस्ट मॉन्क को दी जाती थी, साथ साथ आजीविका मॉन्क्स को भी दी जाती थी। ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है। चैत्य विहार किसे कहते हैं ये मैंने बता चुका हूँ, ठीक है। लोमस ऋषि केव काफ़ी फेमस है, ये आपको बरवर हिल में देखने को मिलेगी, और ये अशोक द्वारा आजीविका सेक्ट को दान की गई थी। पोस्ट मॉडर्न आर्ट एंड कल्चर्स में बात करें तो पोस्ट मॉडर्न आर्ट एंड कल्चर्स में हमको बुद्धिज़्म का इन्फ्लुएंस ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। और इनको पैटर्नरीज अलग अलग स्कूल द्वारा, अलग अलग राज्यों द्वारा किया गया था, राजाओं द्वारा, ठीक है। कैसे कौन कौन पैटर्नराइज करता है तो नॉर्थ इंडिया में हमको सुंगा और कानवा देखने को मिलते हैं। ईस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में आपको ईस्टर्न और डेक्कन में आपको मिलते हैं सातवाहनस और आंध्रा। नॉर्थ वेस्ट में आपको देखने को मिलते हैं बैक्टीरियंस और पर्थियंस, साक्स, कुशंस
ठीक है, ये देखने को हमको मिल जाते हैं। तीन मेजर स्कूल्स हमको देखने को मिलते हैं। गांधार स्कूल्स, गांधार स्कूल की अपनी कुछ विशेषताएं थी, कुछ खासियत थी जिसे कुशन रूलर ने प्रोटेक्ट किया था। की फीचर्स अभय मुद्रा, ध्यान मुद्रा, धम्म चक्र मुद्रा और भूमि स्पर्श मुद्रा देखने को मिलती हैं। ये बेसिकली मूर्तियाँ बनाई जाती थी बुद्ध की, तो उनमें ये मुद्राएं देखने को मिलती थी। मथुरा में आपको देखने को मिलेगा, इसको पैट्रोनाइज किया था कुशन रूलर ने, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। हेलो एक चीज़ देखने को मिलेगी जो सिर के पीछे चक्र दिखाया जाता है, पावर चक्र दिखाया जाता है, वो देखने को मिलता है। अमरावती स्कूल्स में आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। जातका स्टोरीज पर पूरा सीन क्रिएट किए जाते थे। सिंगल इमेजेस पर जोर ना देकर मल्टी इमेजेस पर जोर दिया जाता था, ये आपको देखने को मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं आज की क्लास पर कि गुप्ता आर्ट एंड आर्किटेक्चर में हमको क्या देखने को मिलेगा। देखो, मॉडर्न्स के और पोस्ट मॉडर्न्स के बाद हमको एक स्टेबल जो एम्पायर देखने को मिला वो गुप्ता के टाइम पीरियड में देखने को मिला। ये टाइम पीरियड वो था जो 300 AD के आसपास आपको देखने को मिलेगा, ठीक, यानी आज से लगभग 1700 साल पहले की बात है। गुप्ता रूलर काफ़ी पावरफुल रूलर होते थे, साथ ही साथ इनका बड़ा इंटरेस्ट रहता था आर्ट एंड कल्चर्स में, डांस में, म्यूजिक्स में इनका काफ़ी इंटरेस्ट रहता था। क्योंकि किंग्स का पर्सनल इंटरेस्ट रहता था तो जो आर्टिस्ट हैं उनको काफ़ी आसानी हो जाती थी काम करने में। और ऐसा नहीं था कि सिर्फ गुप्ता के टाइम पीरियड में सिर्फ आर्ट एंड कल्चर डेवलप हुआ, इनके टाइम पर एजुकेशन काफ़ी डेवलप होती है, साइंस डेवलप होता है, मेडिसिन डेवलप होती हैं, ठीक है, फिजिक्स डेवलप होती है, ज्योग्राफी डेवलप होती है। इन सब चीज़ों में बहुत बड़ी हमको डेवलपमेंट देखने को मिलते हैं। गुप्ता के टाइम पीरियड को बोला जाता है गोल्डन एज, ठीक है। गुप्ता का एम्पायर कब से रहा? 320 to 550 सेंचुरी AD, ठीक है, हमको देखने को मिलता है। गोल्डन एज क्यों बोला जाता है? क्योंकि कल्चरल, साइंस, पॉलिटिकल स्टेबिलिटीज़ ये देखने को मिलती है। इस समय हम देखते हैं कि जो आर्ट है वो आर्ट, लिटरेचर, आर्किटेक्चर्स, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, इकोनॉमी सेट, ये सब प्रोग्रेस करती है। सोशल फैब्रिक गुप्ता के टाइम पे कॉम्प्लेक्स था लेकिन इस्टेब्लिश था। कास्ट सिस्टम आपको बहुत सख्त देखने को मिलता था और ऐसा नहीं था कि गुप्ता के टाइम पे हर चीज़ बहुत अच्छी थी। कास्ट सिस्टम ऐसा था जिस पर एक नेगेटिव इमेज क्रिएट करता था। रिलीजियस प्रैक्टिस नई नई डेवलप हो रही थी, ठीक है, सोशल नॉर्म्स चेंज हो रहे थे। चलिए गुप्ता की बात कर लेते हैं। गुप्ता पीरियड में स्कल्पटिंग जो सिनेरियो था, वो उसमें कुछ चेंजेस देखने को मिले। मूर्ति बनाना, शिल्प कला बोलते हैं इसे, स्कल्पटिंग, ठीक है। तो कुछ स्टाइलिस्टिक फीचर्स हमको देखने को मिलते हैं, जैसे जो भी ह्यूमन फिगर्स हुआ करते थे, है ना, या नेचर हुआ करता था, उनमें काफ़ी सॉफ्टनेस दिखाई जाती थी, बहुत कोई एंगर नहीं दिखाया जाता। इससे पहले जो राजा हुआ करते थे अपनी मूर्तियां बनाते थे तो काफ़ी एंगर के साथ, कभी तलवार के साथ, कभी घोड़े के साथ, कभी मतलब हमेशा एक एंगर पोजीशन में मूर्तियां बनती थी, ठीक है, या उनको डिपिक्ट किया जाता था। बट गुप्ताज के टाइम पीरियड पे ये सब चीज़ें नहीं ना होकर काफ़ी सॉफ्ट और नेचुरलिस्टिक मोल्डिंग्स ह्यूमन फिगर्स की अपनाई गई। एलिगेंस और ग्रेस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाने लगा। काम एक्सप्रेशंस, डिविनिटी और स्पिरिचुअलिटी झलकनी चाहिए उनके चेहरों से, इन पर ध्यान दिया गया, है ना। यानी कह सकते हो काफ़ी युद्ध वाले सिनेरियो से दूर थे, क्योंकि गुप्ताज के टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा वॉर देखने को नहीं मिलते हमें, ठीक है। आइडियलाइज्ड ह्यूमन फॉर्म्स कंबाइनिंग रियलिज्म विद एन एम्फेसिस ऑफ स्पिरिचुअल ब्यूटी, ठीक है। आइकोनोग्राफी और मुद्राज पर काफ़ी फोकस था। आइकोनोग्राफी और मुद्राज का मतलब ये हो गया कि जो रिलीजियस और स्पिरिचुअल थीम्स थी, हिंदुइज्म, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म की, ये आपको हर मूर्ति में देखने को मिलती थी, ठीक है। किसी भी राजा को, किसी व्यक्ति को अगर कुछ बहुत ज़्यादा ग्रेट दिखाया जाता था तो उसे पावरफुल ना दिखाकर उसे डिवाइन दिखाया जाता था। डिवाइन मतलब समझ लो कि इसके ऊपर जैसे किसी भगवान की कृपा हो, इस तरीके की मुद्राएं उसकी दिखाई जाती थी। मुद्राज पर काफ़ी ध्यान दिया जाता था, यानी मुद्राज क्या होते हैं? हैंड जेस्चर्स होते हैं, ठीक है।
हर मुद्रा एक डिफरेंट मीनिंग शो करती है। हमने पोस्ट मॉडर्न में भी देखा था कि जो बुद्ध थे उनकी जो हैंड पोस्चर्स हुआ करते थे, हम मुद्राएं होती थी, वो सब मुद्राएं अलग अलग मैसेज दिया करती थी। जैसे कुछ पीस का मैसेज दे रही, कुछ प्रोटेक्शन का, कुछ एनलाइटनमेंट का सिंबल्स बताए गए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट वर्क हुए हैं। क्या वर्क हुए हैं? अब तक जो भी बुद्ध की मूर्ति बन रही थी वो मोस्टली स्टैंडिंग पोजीशन में बन रही थी, ठीक है। अब यहाँ पर हमको क्या देखने को मिलता है? सारनाथ में सीटेड बुद्धा देखने को मिलते हैं, यानी बैठे हुए बुद्ध देखने को मिलते हैं, जो कि मेडिटेटिव पोस्चर्स में और काम एक्सप्रेशंस के साथ देखने को मिलते हैं। अदर नोटेबल वर्क हमको देखने को मिलता है। अच्छा, ये तो बुद्ध के टाइम का हो गया और बुद्ध के ऊपर हो गया। इसके बाद हिंदुइज्म पर काफ़ी जोर था। ध्यान रखना, जो मॉडर्न राजा थे वो मोस्टली बुद्धिस्ट थे, गुप्ता जो राजा थे ये हिंदू थे। इसके बावजूद दोनों का सामंजस्य देखिए कि मॉडर्न्स थे वो बुद्धिज़्म पर ध्यान देते थे, साथ साथ हिंदुइज्म को भी उन्होंने पैरेलली चला के रखा था। सिमिलर हमको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। ये भले ही हिंदुइज्म को फॉलो करते थे, लेकिन गुप्ता ने बुद्धिज़्म और जैनिज़्म इनको भी बराबर बराबर पैटर्नराइज करने की कोशिश की है, सपोर्ट करने की कोशिश की है, ठीक है। तो आपको बुद्ध की मूर्तियों के साथ साथ आपको विष्णु, शिवा, दुर्गा, इनकी मूर्तियां भी देखने को मिलेंगी। पहले सिर्फ कहानियां होती थी, अब इन्हें मूर्तियों में भी ढाला जाना शुरू कर दिया गया था, ठीक है। तो इमरजेंस ऑफ हिंदू आइकोनोग्राफी, तो आपको जो भी आज भगवान की मूर्तियां देखने को मिलती हैं वो गुप्ता के टाइम पीरियड से पहले की नहीं है, ठीक है। मोस्टली आपको जो मूर्तियां देखने को मिलेंगी वो 1900 के बाद देखने को मिलेंगी, है ना, जिसमें कई सारी मूर्तियां जो भगवानों की आजकल कैलेंडर में जो चलती हैं वो 1900 के बाद की हैं, यानी आज से लगभग 100-150 साल पहले। उससे पहले बहुत रेयरली आपको कोई भगवान की मूर्ति देखने को मिलती थी। गुप्ता के टाइम पीरियड पे एक बार ये प्रयास जरूर हुआ था, ठीक है। ये बेसिकली ब्राह्मणिज्म को सपोर्ट करते थे, तो यहाँ पर आपको विष्णु, शिवा और अदर हिंदू गॉड्स की मूर्ति देखने को मिलेगी। अब जो आइकोनोग्राफी है, आइकोनोग्राफी यानी जो स्कल्पटिंग है, मूर्तियाँ बनाने का सीन है और भगवान को एक आइडल फॉर्म दिखाने का सीन है, ये मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट से देखने को मिलता है। यहाँ से ये इन्फ्लुएंस होता है मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट से, ठीक है। तो अगर आपको फीचर पूछ लिया जाए कि जो सॉफ्ट फीचर है, नेचुरलिस्टिक या मॉडलिंग फिगर्स हैं, ये किस स्कूल ऑफ आर्ट्स के हैं, तो आप बड़ा आसानी से बता पाएंगे कि सर ये मथुरा से लिए गए हैं, ठीक है। गुप्ता के टाइम पे देखा जाए तो बुद्ध और विष्णु ये दो मेजर मूर्तियां होती थी जो उस समय ज़्यादा बनाई जाती हैं। आर्किटेक्चर्स की बात कर लें तो साइलेंट फीचर्स ऑफ गुप्ताज आर्किटेक्चर्स की बात करें तो आपको टेम्पल डिजाइन देखने को मिलेगी, ठीक है। टेम्पल डिजाइन, जो टेम्पल्स के गेट होते थे, वॉल्स होती थी, ये सब मोस्टली उस समय वुड्स की बनाई जाती थी, है ना, गुप्ताज के पहले मॉडर्न टाइम पीरियड में। लेकिन गुप्ता के टाइम पे हम ट्रांजिशन देखते हैं, जहाँ पर हम घर बनाने के लिए, महल बनाने के लिए, मंदिर बनाने के लिए वुड्स का इस्तेमाल करते थे, वहीं पर अब हमने इसको रिप्लेस करके स्टोन्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, ठीक है। तो आपको ये ट्रांजिशन देखने को मिलेगी फ्रॉम वुड टू स्टोन्स, ठीक, जो ये बताता है कि गुप्ता के टाइम पीरियड में आर्किटेक्चर्स कितना मॉडिफाइड हो गया था, कितना एडवांस हो गया था, ठीक है। हम डिफरेंट मटेरियल्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। और गुप्ता का जो टेम्पल आर्किटेक्चर है ये एक तरीके से फाउंडेशन है, बेसिक स्टडी है आज के मॉडर्न टेम्पल्स को इस्टेब्लिश करने का। आगे चल के जो चोला, पांड्याज, पल्लवाज, इन लोगों ने जो टेम्पल्स बनाए जो आज भी हमको देखने को मिलते हैं, वो सब उनकी जो फाउंडेशन टेक्निक है वो गुप्ता के टाइम पीरियड्स में रखी गई थी। आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स में अगर हम देखें तो गुप्ता के टाइम पे हमें शिखर देखने को मिलता है। शिखर एक तरीके से टेम्पल जो काफ़ी ऊंचे बनाए जाते हैं, टावर, है ना, उन्हें बोलते हैं शिखर। गर्भगृह देखने को मिलता है जहाँ पर मेन मूर्ति रखी जाती है, ठीक है।
पहले मोस्टली डोम टाइप स्ट्रक्चर हम लोग बनाते थे, अब हमने टावर टाइप स्ट्रक्चर्स बनाने शुरू कर दिए थे। ठीक है, ये मैं अभी आपको एक फिगर है मैं उसमें दिखाता हूँ। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स हैं इनके टेम्पल टेक्निक्स के। हाँ बिल्कुल हैं। एक टेम्पल है दसवत्रा टेम्पल, ये देवगढ़ में है, काफ़ी फेमस है, पत्थरों पर कलाकारी के लिए काफ़ी जाना जाता है। विष्णु भगवान का ये टेम्पल है, और भी कई मूर्तियाँ रखी लेकिन प्रोमिनेंट विष्णु हैं इसमें। ठीक है, ये जो दिखाता है कि एक्सपेरिमेंटेशन विद द स्टोन टेम्पल्स ऑफ द गुप्ताज आर्किटेक्चर्स। आपको दुर्गा का टेम्पल भी देखने को मिल जाएगा, दुर्गा टेम्पल इन ऐहोल, ये आपको देखने को मिल जाएगा, ये भी एक तरीके का एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके अलावा आपको नालंदा, एक मिनट, हाँ टेम्पल्स की अगर हम बात करें तो एक आपको स्टाइल्स देखने को मिलेगी, डिफरेंट स्टाइल्स देखने को मिलेंगी। एक स्टाइल होती है नागरा स्टाइल्स, एक होती है द्रविड़ा स्टाइल और एक होती है वेसरा स्टाइल्स। ठीक है, नागरा स्टाइल्स में आपको ये सिंगल टावर की तरह देखने को मिलेगा, द्रविड़ स्टाइल्स में मल्टी स्टोरी आपको टेम्पल देखने को मिलेगा। ठीक है, वेसरा स्टाइल कुछ बहुत ज़्यादा टावर शेप में नहीं है, लेकिन इन दोनों का एक तरीके से मिक्सचर है। ठीक है, दोनों में अंतर क्या है? नॉर्दर्न जो स्टाइल्स ऑफ टेम्पल है, यहाँ पर आपको अमला का मिलेगा, यानी ये ध्वज लगाने वाला सीन है ना, छत्र देखने को मिलेगा। ये पूरा एक सिंगल एक्सेस पर मुंडी देखने को मिलेगी, शिखर देखने को मिलेगा, गर्भगृह देखने को मिलेगा जहाँ पर मूर्ति रखी जाएगी, और प्लिंथ देखने को मिलेगा, यानी एक रेज प्लेटफॉर्म देखने को मिलेगा जहाँ पर ये पूरा बनाया जाएगा। इसके अलावा आपको मंडप देखने को मिलेगा। मंडप यानी वो छोटे खाली जगह, यानी प्रेयर हॉल्स आप कह सकते हो। ये पूरे प्रेयर हॉल्स कंसिडर किए जाते थे, और ये मेन डेटी का वर्शिप प्लेस हुआ करता था। वहीं पर आपको सदर्न स्टाइल्स ऑफ टेम्पल्स में आपको क्या देखने को मिलेगा? कैपस्टोन्स देखने को मिलेगा, ये इस तरीके का कैपस्टोन्स देखने को मिलेगा। विमान देखने को मिलेगा, विमान आप ये समझ लो, ये जो कार्विंग्स है, आर्किटेक्चर्स है मल्टी स्टोरीज वाला, ये देखने को मिलेगा। गर्भगृह यहाँ पे भी है, यहाँ पर भी मेन डेटी रखे जाएंगे, उनकी पूजा होगी। वहीं पर आपको मंडप देखने को मिलेगा, ये मंडप प्लेन मंडप देखने को मिलेगा, और वहीं पर नॉर्थन में आपको ये टावर लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे मंडप के, यहाँ पर प्लेन मंडप देखने को मिलेगा। ये छोटा सा डिफरेंस है नॉर्थ और साउथ वाले सिनेरियो में। चलिए, इसके अलावा एक नोटेबल एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा, नालंदा यूनिवर्सिटी। गुप्ता के टाइम पे नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई गई थी। ये उस समय कुमार गुप्त द्वारा बनाई गई थी, ध्यान रख लेना किसके द्वारा बनाई गई थी? कुमार गुप्त द्वारा, है ना। ये इट वॉज एक्लेम्ड महावीर एंड लार्ज बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री। तो यहाँ पर जैनिज्म, बुद्धिज्म, हिंदुइज्म तीनों ही देखने को मिलते हैं। मोस्टली आपको यहाँ पे जैनिज्म और बुद्धिज्म देखने को मिलेगा। ये यूनिवर्सिटी उस समय की काफ़ी एक तरह से बीकन समझाता था, है ना, नॉलेज का बीकन कंसीडर किया जाता था। इतनी फेमस थी कि उस समय चाइना, जापान, तिब्बत, नेपाल, भूटान, साउथ एशिया से लोग यहाँ पर पढ़ने आते थे। उस समय ये इतनी फेमस हुआ करती थी नालंदा यूनिवर्सिटी। इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी कंसीडर किया जाता है। ठीक है, ये एक तरीके से लर्निंग में क्या लर्निंग सेंटर था फ्रॉम 5th सेंचुरी टू 12th सेंचुरी। 12th सेंचुरी तक, मतलब जब तक बख्तियार खिलजी नहीं आ गया, इसको तोड़ नहीं दिया, तब तक। ठीक है, गुप्ता के टाइम पीरियड, गुप्ता के बाद यहाँ पर कन्नौज के जो राजा हुआ करते थे, उन्होंने इसको नालंदा यूनिवर्सिटी को सपोर्ट किया था, इसे चलाया था। ठीक है, और भी कई राजा इस समय पर इसमें अपना योगदान देते रहे। तो कहाँ से स्टूडेंट्स आते थे? तिब्बत, चाइना, कोरिया, सेंट्रल एशिया से यहाँ पर हमको स्टूडेंट्स देखने को मिलते हैं। आर्कोलॉजिकल फाइंडिंग हमें देखने को मिलती हैं, जो ये बताती हैं कि हाँ, कि इसमें शैलेंद्र डायनेस्टी ऑफ इंडोनेशिया के भी लोग यहाँ पे हमको देखने को मिले हैं। और वन ऑफ द किंग बिल्ट मोनेस्ट्री इन द कॉम्प्लेक्स। तो इंडोनेशिया, मैंने साउथ ईस्ट एशिया बताया था, वहाँ से भी लोग यहाँ पर हमको एविडेंस देखने को मिले हैं।
नालंदा को ख़त्म कर दिया गया बाय द बख्तियार खिलजी। ठीक है, मामलुक डायनेस्टी का ये जनरल हुआ करता था, ठीक है, जिसको इंडिया में भेजा गया था। गुलाम, मामलुक मतलब गुलाम गजनी का एक तरीके से गुलाम था ये। ठीक है, तो इसने नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया, पूरी यूनिवर्सिटी तोड़ दी, जला दी, ख़त्म कर दी। ठीक है, गुप्ता के टाइम पे आपको पेंटिंग्स में काफ़ी एडवांसमेंट देखने को मिल जाता है, और सिर्फ पेंटिंग में क्यों, कॉइन्स में भी देखने को मिल जाता है। अब देखो जैसे कॉइन है, यहाँ पर ये राजा बैठे और यहाँ पर राजा बीना बजा रहा है ना। आपने बहुत रेयरली देखा होगा कोई राजा बीना बजा रहा है, डांस कर रहा है। ठीक है, रानी भी यहाँ पे शांत बैठी, नहीं तो मोस्टली जो राजा होते थे वो अपने एग्रेशन वाले सिक्के चलाया करते थे। अच्छा, जो यहाँ पे जो सिक्के चलते थे वो मोस्टली गोल्ड के चलते थे। तो गोल्डन एज कहने का कारण ये भी है कि इंडिया में गोल्डन कॉइन्स को इंट्रोड्यूस किया था कुशन्स ने, लेकिन पॉपुलराइज किया और सबसे बड़ी मात्रा में गोल्ड कॉइन को चलाया वो गुप्ताज ने चलाया था। तो इसलिए भी आप बोल सकते हो कि गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, ये देखने को मिलता है। पेंटिंग्स की अगर बात करें तो काफ़ी सोफेस्टिकेशन और एस्थेटिक सेंसिबिलिटी हमको देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको दो मेन पेंटिंग्स देखने को मिलेंगी। अजंता और एलोरा की केव्स में जो पेंटिंग हो रखी है वो आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, जो ये बताती है कि उस समय पेंटिंग्स की स्किल्स कितनी हाई हुआ करती थी। आपको लियोनार्डो डा विंची पता होंगे, है ना, या आपको मोनालिसा की पेंटिंग पता होगी। अगर आप अजंता एलोरा की पेंटिंग्स देखोगे तो उसके सामने ये बहुत फीकी पेंटिंग है। मोनालिसा और ये लियोनार्डो विंची, इन सब की पेंटिंग काफ़ी फीकी पेंटिंग है। एक बार मैं दिखा देता हूँ, ये है कुछ पेंटिंग। ठीक है, उस समय की पेंटिंग्स आज तक चल रही हैं, उनके कलर अभी तक उड़े नहीं हैं, जैसे थे वैसे ही चलते आ रहे हैं। अब ये तुम देखो कि आज आप कुछ कपड़ा खरीदते हो तो वो 2 साल में उसका कलर उड़ जाता है, लेकिन उस समय जो कौन से कलर्स का इस्तेमाल किया गया होगा कि वो केव्स में पेंटिंग आज भी बनी हुई हैं, उनमें कोई चेंजेस नहीं आए हैं। गुप्ता आर्टिस्ट एक्सेल्ड इन फ्रेस्को पेंटिंग यूजिंग विविड कलर्स, डेलिकेट शेडिंग्स एंड फाइन लाइंस टू द डिपिक्ट सीन। मोस्टली आपको पेंटिंग्स किसकी मिलेंगी? बुद्धिस्ट जातका टेल्स की मिलेंगी, जातका स्टोरीज की आपको देखने मिलेंगी। अच्छा, जातका स्टोरीज क्या है? गौतम बुद्ध का ये माना जाता है कि गौतम बुद्ध का ये जन्म हुआ था उससे पहले प्रीवियस, है ना, गौतम बुद्ध ने कई हजारों जन्म ले चुके हैं, है ना। उन सभी जन्मों की कुछ कुछ कहानियां हैं, है ना, जो बहुत बाद में लिखी गई। किसी में कुछ कहानी है, किसी में कुछ कहानी है, और वो हर कहानी एक सीख देती है, एक मैसेज देती है। ठीक है, इन सब कहानियों को कंपाइल करके जातका स्टोरी बनाई गई। बेसिकली जातका स्टोरी एक इमेजिनरी सिनेरियो है जहाँ पर बुद्ध को ग्रेट दिखाया गया है। ठीक है, आपको पेंटिंग्स में क्या देखने को मिलेगा? नेचुरलिज्म, ग्रेस, आइडियलिज्म ऑफ ह्यूमन हॉलमार्क्स ऑफ गुप्ता पेंटिंग, ये उनका हॉलमार्क्स हुआ करता था। पोर्ट्रेइंग फिगर विद काम एक्सप्रेशन एंड सेंस एंड डिवाइन सेरेनिटी। अब ये चीज़ आपको पेंटिंग्स में भी देखने को मिलेगी और स्कल्पटिंग में भी देखने को मिलती है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फोकस किस पर हुआ करता था? हार्मनी और ब्यूटी पर हुआ करता था। अब जो गुप्ता की पेंटिंग थी ये इन्फ्लुएंस करती हैं इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज को। ठीक है, इन कंट्रीज को कई सालों तक, कई सेंचुरीज तक इन्फ्लुएंस करती रही। इसके अलावा हम देखें गुप्ता पैट्रोनेज ऑफ गुप्ता रूलर ऑन आर्ट एंड लिटरेचर। गुप्ता रूलर किस तरीके से आर्ट एंड लिटरेचर को पैट्रोनाइज करते थे। तो समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त सेकंड ये सिग्निफिकेंट लोग थे जो आर्ट एंड कल्चर में काफ़ी रुचि रखते थे। और इवन ये कैसे जो समुद्रगुप्त हैं इनको ज़्यादातर कॉइन्स में वीणा प्ले करते हुए दिखाया गया है, जो ये दिखाता था कि उस समय के राजाओं का कितना इंटरेस्ट हुआ करता था म्यूजिक्स में।
चंद्रगुप्त सेकंड को कहा जाता है कि भाई ये 9 ल्यूमिनरीज अपने पास रखते थे। जैसे आपने देखा होगा, सुना होगा कि अकबर के पास नवरत्न हुआ करते थे, तो नवरत्न अकबर के पास नहीं हुआ करते थे। ये सिनेरियो बहुत पहले से चला आ रहा है, चंद्रगुप्त के टाइम से। तो 9 ल्यूमिनरी यानी नवरत्न, ठीक है। ये चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम से चला आ रहा है, इवन पहले से भी चला आ रहा है, लेकिन इस टाइम पे प्रोमिनेंट था। तो अकबर ने कुछ नया नहीं चलाया था, अकबर के नवरत्न नहीं, आप चंद्रगुप्त के नवरत्न बोल सकते हो, ठीक है, जो ये कल्चरल और एडवांसमेंट को सपोर्ट करते थे। अंडर देयर रेन लिटरेचर, ड्रामा, पोइट्री फ्लरिश्ड विद रिनोड पोइट कालिदास। कालिदास इनके समय में, मैं भी इन पे आऊँगा, कालिदास पे, और उस समय के जो अपने हुआ करते थे, क्या कहते हैं, राइटर्स हुआ करते थे, ठीक है, इन पर आते हैं, ठीक है। आर्किटेक्चर्स एंड स्कल्पटिंग लीडिंग टू गोल्डन एज इन आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, ठीक है। लिटरेचर पर आते हैं, तो लिटरेचर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेते हैं।